देखो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं यूज्ड कार की, क्योंकि 2-3 दिन से मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ इतनी गंद मची हुई है, स्पेशली दिल्ली में जो यूज्ड कार के डीलर हैं वो वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं जीवन में, एक्टिंग करके ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, मतलब उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और काफ़ी ऐसे यूज़र्स मिले, कल मैंने इंस्टाग्राम में डाला था तो उन्होंने बताया कि काफ़ी फ्रॉड हुआ है। तो इस सीरीज़ में आपको हेल्प मिलेगी कैसे आप कम दामों में अच्छी यूज्ड कार खरीद सकते हैं। ऐसी भी नहीं कि लेकर आए कि 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो खड़ी हो गई फिर 70-80 हज़ार का खर्चा मांग रही है। और एक आज हमारे साथ बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। नवनीत जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सर। आपसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। इन्होंने कल जो है रिक्वेस्ट डाली थी और मुझे लगा नहीं था कि आपसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी। इन्होंने पहले बहुत यूज्ड कार रखी है, इनके पास इससे पहले अकॉर्ड थी। सर सबसे पहले से मैं शुरू करता हूँ। हाँ। तो 2011 में मैंने ली मारुति जेन स्टेलो, उसके बाद मैंने 2013 में ली मारुति SX4, उसके बाद मैंने 2015 में ली होंडा अकॉर्ड, 2016 में ली मैंने होंडा CR-V, और उसके बीच में एक आदि मैं भूल रहा हूँ, एक होंडा गेट्स भी थी मेरे पास। पिछले साल की बात जी, है। जी। मैंने जो आपकी अकॉर्ड देखी थी जी, वो जी। आपने 16 में ली थी? जी हाँ, मैंने 16 में ली थी वो। अच्छा जी, कितने की ली थी उस टाइम पे? सर वो मैं गाड़ी लाया था 1 लाख रुपए की, 8 मॉडल, मई का मॉडल था वो। हाँ। मैं 1 लाख रुपए की लाया था फ्रॉम द फर्स्ट ओनर। उसमें CNG फिटेड थी और ऑन पेपर CNG थी। गाड़ी मेरे को मिलने से 2 सर्विस पहले तक होंडा ही जा रही थी सर्विस के लिए। तो मतलब काफ़ी मेंटेन कंडीशन में थी, बट उस गाड़ी के क्या है, खर्चे बहुत थे। तो कुछ चीज़ें यूज़र ने अपने एंड से ही छोड़ रखी थी कि स्टीयरिंग रैक लीक है, तो अराउंड 57,000 का रैक है और गाड़ी पुरानी है तो उन्होंने नहीं डलवाया था। तो ये छोटी मोटी कुछ कमियां उसमें थी, मगर 1 लाख रुपए में मुझे वो डील मिल गई थी। और निकाली आपने या स्क्रैप हुई? सर वो गाड़ी वैसे तो स्क्रैप का टाइम उसका आ रहा था, लेकिन मुझे एक बायर उसके लिए मिल गए। थोड़ा शौकीन लोगों की गाड़ी है वो, तो एक बायर मुझे मिले और उन्होंने गाड़ी को जब मेरी जज किया तो ही वॉज कंफर्टेबल बाइंग दैट कार। कितने की निकाली? सर वो मैंने उनको 1,12,000 रुपए की दी। कितने साल चलाई थी 1 लाख रुपए में आपने? सर मैंने 1 लाख रुपए में वो 2016 से लेकर हाँ। और आज तक अपना इस साल के दिसंबर एंड तक मैंने चलाई है। 2022 के दिसंबर एंड तक, 16 से 22 तक चलाई 1 लाख में। अब देखो इन्होंने ये गाड़ी उठाई है, ये है मारुति सुजुकी S-Cross डीजल। आप यकीन नहीं मानोगे कितने की, आप अपने आप बताइए। सर ये गाड़ी जो मुझे टोटल पड़ी है वो 4 लाख रुपए की पड़ी, जिसमें कि मेरा RC ट्रांसफर दिल्ली के अंदर थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्योंकि मैं यूपी का रेसिडेंट हूँ। RC ट्रांसफर है और डॉक्यूमेंटेशंस हैं, लोन है, सारी चीजें करके मुझे गाड़ी अंडर 4 लाख पड़ी है। पूरे 4 लाख रुपए मैंने इसके लिए दिए। और 4 लाख में ऑल्टो भी नहीं आती, ये है क्रॉसओवर, वो भी कॉम्पैक्ट SUV वाला जो सेगमेंट आप कह सकते हो, वो भी कह सकते हो आप इसको। ये जीटा वेरिएंट है, जेटा, जो टॉप से एक नीचे वाला होता है। वाला। और मुझे एक बात बताइए, NCR के अंदर साल कितना बचा हुआ है, वैलिडिटी कितनी? सर देखिए ये 2016 का 5वें महीने का वेरिएंट है। हाँ। तो 2026 के 5वें महीने तक चलेगी ये। मैं इसको लाया 2023 के जनवरी में, तो मुझे तो आराम से इसने 3.5 साल देने हैं। उसके बाद क्या करोगे आप? सर देखिए 3.5 साल के बाद कुछ नहीं तो लोहा तो है ही, 70-80 हज़ार लाख रुपए का तो तब भी बिकेगा। और क्योंकि मारुति का प्रोडक्ट है और डीजल का प्रोडक्ट है, एवरेज कोई इशू है ही नहीं, मेंटेनेंस कोई इशू है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि NCR के बाहर कोई भी बंदा इसको लेने में हिचकेगा नहीं। मुझे लगता है कि इतने टाइम यूज करने के बाद भी जितने की मैं लाया हूँ उसके हाफ वैल्यू मुझे एंड में भी देगी अपनी ये। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इसकी बॉडी लाइन में देख रहा हूँ कहीं कहीं पर जो है छोटे मोटे डेंट्स मुझे दिख रहे हैं जी। हालांकि इसमें अलॉय व्हील है, अंदर सारे फीचर्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा दी है, आपको क्या लगता है? अब सर देखिए बिल्कुल हो सकता है, मार्केट से हो सकता है मैंने 10-20 हज़ार ज्यादा दिए हूँ। इधर डेंट है, उधर डेंट है, स्क्रैच है, खैर एक आध तो मैंने भी मार दिया, लेकिन वो अलग चीज है। मगर हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने 10-20 हज़ार ज्यादा दिए, लेकिन सर मैंने 10-20 हज़ार पहले ही दे दिए, ना कि कोई सरप्राइज लिया बाद में 20 हज़ार का या 15 हज़ार का या 10 हज़ार का। क्यों? ठीक है, जिसके पास देखिए डीलर के पास अगर गाड़ी है वो अपने घर से तो देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कमाएगा, इन्वेस्ट करके बैठा है। मैं कहता हूँ अगर डीलर ने गाड़ी 350 की ली होगी तो मुझे 4 की दी, लेकिन गाड़ी जेन्युइन है। अगर मुझे कोई सरप्राइज इसमें से मिल जाता कि इंजन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तब भी तो पैसे देने ही थे। और सर्विस रिकॉर्ड? सर्विस रिकॉर्ड पूरा है सर। अच्छा, आपने खुद जाके चेक बिल्कुल सर, नेक्सा में मैंने गाड़ी का, डीलर ने मुझे RC की कॉपी दे दी थी क्योंकि लोन भी होना था। तो मैं नेक्सा गया, मैंने उनको उसके डीलर के भेजे हुए कागजों पे मैंने कोई यकीन नहीं करा, वो तो एडिटिंग हो जाती है। मैंने नेक्सा में गया, मैंने गाड़ी की डिटेल दी, उन्होंने मुझे 15 मिनट बैठाया, उन्होंने कहा सर गाड़ी की ये डिटेल है, आप देख लीजिए। तो जो डीलर ने बताया था कि मेरे पास जब गाड़ी आने वाली उस टाइम सर्विस ड्यू हो चुकी थी, उससे पिछली सर्विस तक
मतलब कि मानिए मैं गाड़ी लाया हूँ 87 पे या 85 पे, मुझे ध्यान नहीं है, उससे पिछली सर्विस इसकी शोरूम पर जाकर हुई। गाड़ी इस तरीके से शोरूम मेंटेन्ड है कि एक मैंने सर्विस हिस्ट्री में पढ़ा कि शोरूम में विजिट करा गाड़ी ने, इंजन नॉट स्टार्टिंग। तो मेरा थोड़ा सा कान खड़े हुए कि भाई क्यों इंजन नॉट स्टार्टिंग। तो मैंने पढ़ा कि जो ओनर थे उन्होंने बैटरी चेंज के लिए भी गाड़ी शोरूम भेजी है। एक बार हिस्ट्री में मैंने पढ़ा इंजन नॉट स्टार्टिंग, मैंने वहाँ भी पढ़ा तो देखा शोरूम वालों ने क्या डायग्नोसिस दिया कि पुश बटन ख़राब हुआ है और पुश बटन चेंज होगा। तो कस्टमर ने वो भी चेंज कराया है। दैट मीन्स वो गाड़ी में जुगाड़ नहीं, वो प्रॉपर काम कराते आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू उन्होंने भी ली होगी। ऑब्वियसली डीलर ने भी कुछ तो कमाया ही होगा, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ गुड डील, मुझे ऐसा लगता है। और क्या क्या चीजें देखी थी आपने लेने से पहले? हमारे दर्शक जो हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ियों का, जी ठीक है, आपने इस गाड़ी में क्या क्या कैसे कैसे देखा था ये बताइए। सर देखिए, हम कोई भी गाड़ी जब देखने जाते हैं सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ओनर कौन है। भाई अगर ओनर कोई लेडी है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनका गाड़ी रखने का तरीका और ड्राइव करने का तरीका अलग होता है। ओनर मेरे जैसा कोई लड़का है तो उसका ड्राइव करने का तरीका अलग होगा। अब कोई ओल्ड एज है, उनका ड्राइव करने का तरीका अलग होगा। उसके बाद जब आप गाड़ी में पहले ही स्टेप इन करते हैं तो सबसे पहले तो आपके हाथ में गाड़ी की चाबी आ रही है। अब आपको ओनर कह रहे हैं कि जी मेरी गाड़ी चली है 40,000 या 30,000, आपने चाबी देखी, चाबी बोल रही है कि ये तो भाई 50,000 पार लग रही है चाबी, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से ही गाड़ी झूठ नहीं बोलती, आप बहुत कुछ बदल सकते हो, इसको कहाँ तक बदलोगे। फिर आपने मान लीजिए चाबी देखी, चाबी कह रही है 60,000, 70,000, 80,000 लग रही है, घिसी हुई है चाबी, या पुश बटन वाली है तो पुश बटन पे निशान आ जाता है, चाबी के बटनों पे स्क्रैच आ जाते हैं। जब गाड़ी कम चलती है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें, ये एजिंग है। गाड़ी खोली आपने, मीटर देखा, मीटर के बाद सबसे पहले अब आप बैठेंगे गाड़ी में, सीट दिखेगी आपको। ओनर ने मुझे बोला कि गाड़ी 85,000 चली हुई है, तो देखिए सीट फट रही है। ये पिछले 7-8 साल में जब कोई इस पे रोज बैठा उतरा, थोड़ी बहुत भी अगर उसने चलाई तो ये सीट पर एजिंग आएगी ही आएगी। सेकंड चीज आ जाती है सर ये पुश बटन। अब ये पुश बटन को आप जितनी बार भी गाड़ी स्टार्ट करोगे उतनी बार आप दबाओगे। जनरली होता क्या है कि जब ये गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे हाथ लगाते हैं इसको, हाथ लगाते 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 या तो यही मिटना शुरू हो जाता है। भाई 7 साल रोज आप किसी चीज को छूते हो वो घिसती है, इसकी क्रोम घिसने लगती है। अब इसका पुश बटन भी, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्विस हिस्ट्री में था कि क्रोम पुश बटन चेंज्ड है। जब कोविड के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत सैनिटाइजर मारे, उसी ड्यूरेशन में बहुतों के पुश बटन खराब हुए। इसका स्टीयरिंग भी मुझे नया सा लग रहा है सर। स्टीयरिंग इसका क्या नाम है, मैंने सिलवाया है। ओके। उस पे नॉर्मल जो नॉन स्टिच ग्रिप आती थी वो थी। मैंने जब गाड़ी ली उससे पहले मैंने डीलर को बोला था मैं उतारूंगा, मैंने उतारा तो मैंने देखा कि जो ग्रिप जो शोरूम ने कभी चढ़ाई होगी या कहीं से भी उन्होंने चढ़वाई होगी, तो वो ग्रिप तो बोल रही है कि हाँ गाड़ी चली है और इतना चली, आराम से 60-70 हज़ार चली है, लेकिन जब नीचे स्टीयरिंग निकला तो वो एकदम नया था। तो ऐसा नहीं है कि पहले ग्रिप थी फिर बदल के स्टीयरिंग यूज़ किया या बाद में फिर नई ग्रिप चढ़ाई है मुझे दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चेक किया था आपने? जी सर। अब देखिए सर, हम किसी भी गाड़ी का इंजन पे देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या उसको रिसेंटली धो पोंछ के खड़ा किया गया है। अब जैसे मेरी गाड़ी अभी धुली नहीं है इंजन से, तो आप ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये ट्रेसेस हैं ऑयल के हल्के से, ये ट्रेसेस आपको मिल गए, मतलब ये लीकेज नहीं है, जब काम हुआ होगा या कोई माइनर सा लीकेज होगा तो वो ट्रेसेस हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या गाड़ी कहीं से ऑयल वॉयल लीक कर रही है। जैसे देखिए ये छुपाया हुआ इंजन नहीं है, तो देखिए हल्का सा माइनर सी एक सीलन यहाँ है, ये इस पाइप पर हल्की सी सीलन है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत और एग्जामिन करेंगे तो ये कूलेंट के पाइप्स जा रहे हैं, जैसे ये कूलेंट बॉटल जा रही है, कूलेंट के पाइप्स यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको दिख जाएंगे कि अभी धोए हैं, छुपाया गया है या साफ करके रखा गया आपको दिखाने के लिए, या गाड़ी लेजिट कंडीशन में बोल रही है। अब देखिए इंजन पर अगर आपको दिख रहा है कि सब मैंने चमका रखा है बहुत अच्छे से, दैट मीन्स हो सकता है, मैं हम ये नहीं कह रहा ज़रूरी है, हो सकता है कि कुछ हो। अब अगर मैं इसी को धो दूंगा तो ये सीलन बनने में हो सकता महीना भर लग जाए। तो बहुत ज़्यादा चमकाई हुई चीज़ भी, मैं कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चमकाए हुए इंजन पर भी डाउट कर लेना चाहिए थोड़ा सा। अब जैसे ये बम्पर का बोल्ट है, अब किसी ने बम्पर उतारा है इसका, देखिए वो बोल्ट भूल गया एक, वो बोल्ट भूल गया एक। अब आप देखिए एक चीज़ और, ये बोल्ट देखिए, ये बोल्ट देखिए, एंड अगेन फिर ये बोल्ट देखिए, ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इससे देखिए बम्पर वगैरह या छोटा मोटा ये फ्रेम तो चल जाता है। अब आप आइए थोड़ा सा बैक साइड में गाड़ी के, जैसे कभी मेजर कोई कोलिजन अगर गाड़ी का होता है तो हमारी गाड़ी यहाँ के बाद अगर डैमेज होती है तो यहाँ देखिए ये बोल्ट कंपनी का लगाया हुआ, आज तक इस पर चाबी का कोई निशान नहीं है। फिर छोटे मोटे फिक्सचर हैं, जैसे ये है, या किसी पाइप का जैसे ये क्लैंप है, डैमेज एक्सीडेंट के बाद डैमेज होता है, अब किसी ने इसको सीधा कर दिया तो वो दिखेगा अलग से सीधा करा हुआ। छोटे मोटे क्लिप्स हैं वो दिख जाते हैं।
तो उससे पता चलता है गाड़ी एक्सीडेंट हुई है नहीं हुई है और कैसी किसी ने मेंटेन करी है। बोनेट के ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, छोटे मोटे डेंट है, लेकिन ये बोनेट चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसका सीलेंट है। बिल्कुल। बट बात बताइए क्या है, ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ जी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आपको हमेशा से पता हो और होनी भी चाहिए, तभी मैं डिफरेंट लोगों से ये बातें आपको सुनवा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अच्छी डील ले ली वो ही आओ हमारे पास अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अगले बंदों के साथ फ्रॉड ना हो। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिल्ली के अंदर तो बहुत है ये चीज़। मतलब हमारे यहाँ तो फेमस है सर। हाँ। मैं जब गाड़ी लेने देख रहा था, मैं मेरा 15 दिन का प्रोसेस था इस गाड़ी तक पहुँचने का। अच्छा। तो उससे पहले मैं एक दिल्ली के काफ़ी बड़े कार मार्केट में गया, तो मेरे बजट में उस टाइम गाड़ी आ रही थी अपना ये निसान की टरैनो और डस्टर रेनो की। तो मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत केपेबल गाड़ियां हैं वो। और मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग गाड़ी लेना गलत नहीं समझता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि बलिनो सब ले रहे हैं, मैं भी बलिनो लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कई सारी डस्टर देखी। डस्टर नहीं, वो लाश थी। अच्छा। वो लाश थी। कैसे लाश थी? मैं सुबह सुबह पहुंचा उनके पास, उनके यहाँ सफाई हो रही थी गाड़ियों की। मैंने सर वो गाड़ी एक देखी थी मैंने आपकी। कहते हाँ जी, येरी गाड़ी। गाड़ी जब स्टार्ट हुई पीछे से धुआं छोड़ रही है। अच्छा। ठीक है, उन्होंने कहा जी सर्दी का टाइम है, सब गाड़ी छोड़ती हैं। मैंने कहा ठीक है, माँ हो सकता है जी। उसके बाद मैं गाड़ी में अंदर बैठा, मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर 2-3 तरीके की, एक तो एयरबैग की लाइट आ रही है, ठीक है, एक टाइमिंग बेल्ट की लाइट आ रही है। तो अगर कोई कहता है कि नहीं आप मेरी गाड़ी 20-25 किलोमीटर नहीं चलाएंगे, तो आप उससे डिस्कस पहले कीजिए। भाई आप अपने लाखों रुपए गाड़ी में डाल रहे हैं, आप उसकी गाड़ी में 500 रुपए का डीजल डलवाइए, उसको कहिए सर मैं चला के तो देखूंगा। इंजन को वार्म अप कीजिए, कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह जाए गाड़ी के पास। बिल्कुल सही बात है। उससे होता क्या है कि इस टाइम ऑयल ठंडा है, पतला है, गाढ़ा है, तो जो भी धुआं देना है वो दिखा देगी। और जब आपकी गाड़ी वार्म अप होगी, ऑयल जब पतला होगा, तब जो भी आवाज़ आनी है इंजन में से वो आपको साउंड कर जाएगी। अगर हम बॉडी की बात करें, मान लीजिए छोटा मोटा स्क्रैच है या डेंट है और गाड़ी चली हुई भी बता रही है, तो मैं उसको एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ कि जो बेच रहा है बंदा, उसने ये नहीं है कि मेरे से कहे जी ऑल ओरिजिनल है, बम्पर पेंट है बस। ये डायलॉग बहुत चलता है, ऑल ओरिजिनल बम्पर पेंट है। अब अगर मैं एज अ कस्टमर किसी को ये गाड़ी देता हूँ, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि हाँ मेरी गाड़ी रोज यूज होती है, मैं चला रहा हूँ, तभी किलोमीटर रीडिंग है, ये स्क्रैच है, वहाँ क्लैडिंग निकल गई, यहाँ बम्पर आउट हो गया। देखिए शहर में गाड़ी चल रही है, लगेगी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ों पे नहीं आना चाहिए कस्टमर को, क्योंकि डीलर्स के यहाँ क्या होता है, रोज गाड़ियों में कपड़ा लगता है, छोटी मोटी कमी वो लोग पहले ही खत्म करके देते हैं। देखो वहाँ चमकती हुई गाड़ी कोई सी भी हुई, आप 15 साल पुरानी भी गाड़ी देखोगे ना, वहाँ पर वो चमकती हुई होगी। बिल्कुल। अंदर से कैसे निकले वो पता वही बात है। आप बॉडी पर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ना जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि आपको गाड़ी दिख रही है कि एक्सीडेंटल है, और अगर एक्सीडेंटल भी है तो कोई इशू नहीं है ना। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू डाउन कीजिए। अगर एक्सीडेंटल गाड़ी है और आपको लग रहा है कि हाँ इंजन वाइज ठीक है, देखिए एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी रोड पे चल रहा है उसका हो सकता है, तो ठीक है वैल्यू डाउन होती है गाड़ी की। अगर आपको वैल्यू कम करके मिल रही है तो इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा, इसके टायरों के बारे में बताइए। सेकंड पेयर है क्या? बिल्कुल सर, सेकंड पेयर है। इनफैक्ट ये वाला जो आप टायर देख रहे हैं, ये अभी 3rd टायर है इसका। अच्छा। हाँ, वो हुआ क्या, मैं चला रहा था इसको और एक छोटा सा फुटपाथ था, तो मेरा ध्यान नहीं गया और गाड़ी उस पर एकदम टकरा गई फुटपाथ पे, तो मेरा ये टायर फट गया था। तो चलिए अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। प्यार से होगी स्टार्ट ये। और ये आपने लगाया क्या? जी सर, ये मैंने लगाया है। इसमें जो कंपनी की यूनिट आती थी इसकी, कंपनी फिटेड, वही लगी हुई थी। वो निकाल दिया आपने? जी हाँ, वो मैंने निकाल के घर में रखी हुई है। जब भी नेक्स्ट अगर गाड़ी में किसी को सेल आउट करूंगा तो मे बी मैं इसको इसमें से विड्रॉ कर लूँ और उसको लगा दूँ। बाकी क्लच ठीक ठाक है इसका जी, जिस हिसाब से गाड़ी चली। ये पहला है क्या क्लच? जी हाँ, क्लच पहला स्टॉक ही है, मतलब स्टॉक है। सिर्फ इसका क्लच का मास्टर सिलेंडर एक बारी जो बाहर वाला है वो चेंज हुआ है, वो भी उनके सर्विस हिस्ट्री में मेंशन था। अच्छा जी। बाकी ये जो इंजन है ना, काफी रिलायबल इंजन है। अगर सेम प्राइस में आपको डस्टर मिल रही हो और एस क्रॉस मिल रही हो ना, और दोनों की कंडीशन एक जैसी हो, तो मैं कहूंगा कि आप एस क्रॉस उठाना। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि डस्टर देखिए वो रिलायबिलिटी डस्टर के अंदर नहीं है जो एक मारुति का प्रोडक्ट आपको दे देगा। इसको आप देश के किसी भी कोने में ले जाइए, कितना ही रिमोट सही, मारुति हर जगह आपको अवेलेबल हो जाता है, रेनो आपको नहीं हो पाएगा। नवनीत जी एक बात बताऊं आपको जी, जैसे इस इंजन ने चलना चाहिए, जैसे आपकी गाड़ी रेगुलर चलती है, वैसे ये चल नहीं रही है। क्या आपको इस चीज का पता है? बिल्कुल सर। या इसमें क्या क्या कमियां हैं अभी फिलहाल, और उस कमियों में आपका कितना खर्चा होगा वो बता सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। देखिए सर, जब मैंने गाड़ी ली तो उनकी रनिंग ऑलरेडी इस गाड़ी से थोड़ी कम हो चुकी थी। गाड़ी मतलब रनिंग कम करने लग गई थी। एज पर टाइम सर्विस के लिए जा रही थी, एज पर किलोमीटर नहीं जा रही थी। मैंने जब गाड़ी ली उनके यहाँ से, तो मैंने गाड़ी पर पहली बार उठाई
तो मुझे गाड़ी थोड़ी सी क्लॉग्ड फील हुई, जैसे कि मतलब आप गाड़ी को जितनी पावर डिलीवरी देनी चाहिए वो नहीं दे रही थी। तो मैंने इसका एयर फिल्टर चेक करा सर, दिल्ली में चल चल के इसके एयर फिल्टर के अंदर मिट्टी भरी हुई थी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, मतलब तो जो हमारे सर्विस में चेंज नहीं हुआ था? सर सर्विस में तो चेंज हो रहा है, हाँ। मगर होता क्या है ना कि जैसे अब आज 10,000 किलोमीटर पे मैंने सर्विस करके गाड़ी किसी कस्टमर को दे दी, अब उन्होंने नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर बाद ही एयर फिल्टर में हवा लगनी है या वो झड़ना है। अब होता क्या है, जिस गाड़ी की 10,000 किलोमीटर होने हैं 1 साल के अंदर, हाँ। और वो स्टार्ट रोज हो रही है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को भी ले रही है और मिट्टी को पकड़ भी रही है। तो वो इसके साथ थोड़ा सा इशू था। इसकी जो इनटेक की लाइंस वगैरह हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा क्लीनिंग एक बारी वो मांग रही है, मेंटेनेंस। अच्छा, क्योंकि शोरूम पर गाड़ी जा रही थी, उनका देखिए क्या प्रोसीजर है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका EGR, इंटरकूलर, टर्बो, इनटेक की लाइंस, ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लीन होनी चाहिए। तो थोड़ा इसका जो मतलब पिकअप है वो खुल के आएगा गाड़ी का। अच्छा, इन सभी कामों में कितना खर्चा आएगा? सर अगर मैं इन सब कामों में बताऊं तो मैं अगर बाहर कराता हूं और पार्ट्स में अपने देता हूं मारुति ओरिजिनल सारे, तो मेरा इसमें खर्चा विद सर्विस आएगा, जो सर्विस भी इसकी होनी है अब, तो 10,000 के अंदर अंदर हो जाएगा सर, जिसमें कि ये मेजर सर्विस ही एक मान लीजिए आप, क्योंकि इसकी सारी इनटेक की लाइंस खुलेंगी इसमें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वार्निंग लाइट वगैरह है नहीं। अच्छा, एवरेज वगैरह क्या दे रही है आपको ये गाड़ी? सर ये गाड़ी एवरेज के मामले में तो खैर क्या बताऊं, मतलब मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ। अगर MID पे ये 15 शो कर रही है तो टैंक टू टैंक ये 18 निकाल देती है, 17 निकाल देती है। इसके लिए तो मेरे दोस्तों ने एक जोक भी बनाया कि भाई एक स्प्रे बोतल में डीजल खरीद ले और इसके ऊपर बस छिड़क दिया कर, तो ये अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। मतलब 4 लोगों को मैं लेके गया था हरिद्वार ऋषिकेश की ट्रिप पे, तो सर इसने मुझे एवरेज उस टाइम दिया करीबन 22 का, और अभी मैं नैनीताल इसको लेके गया तो इसने मुझे एवरेज दिया 20 का, विद थ्रू आउट AC और पहाड़ पे चढ़ाई उतराई सब, और 3 बंदों ने चलाई अलग अलग, तब भी ये 20 का एवरेज मुझे निकाल के दे रही थी वहाँ पर। देखो, मुझे तो गाड़ी 4 लाख के हिसाब से बिल्कुल सही लग रही है। अगर इसमें 20-30 हज़ार भी ऊपर लग जाते हैं ना और ये गाड़ी ओके हो जाती है तो मेरे हिसाब से वर्थ है। और ऐसा नहीं है कि ये चल नहीं रही है, चल रही है, प्यार से चल रही है, ठीक ठाक तरीके से चल रही है, लेकिन वो जो बूस्ट आना चाहिए ना वो थोड़ा सा कम है इसमें। बाकी गाड़ी स्टेबल है, साइलेंट है, अंदर से कोई ऐसे साइंस भी नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जिन्होंने रखी उन्होंने भी गाड़ी बहुत मेंटेन करके रखी, बट देखिए कस्टमर अपनी गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस के लिए भेज सकता है। ये सर्विस सेंटर्स का दायित्व है कि वो कस्टमर की गाड़ी में उसे बताए कि सर ये काम होना चाहिए। गाड़ी उनके पास रेगुलरली विजिट कर रही है और गाड़ी की रनिंग वो देख रहे हैं कि गाड़ी टाइम पीरियड के अनुसार ज़्यादा आ रही है, ना कि सर्विस के इंटरवल के अनुसार। मतलब कि 6 महीने में गाड़ी लौट के आ रही है और गाड़ी चली हुई 7,000 और वापस आ रही है, तो इसका मतलब गाड़ी की शहर में रनिंग अच्छी है और कस्टमर भी कह रहे हैं रेगुलरली कि हाँ गाड़ी की रनिंग मेरी हो रही है, ऐसा नहीं खड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंटरकूलर क्लीन करिए, EGR क्लीन कीजिए, मैनिफोल्ड को देखिए कि क्या उसमें स्लश तो नहीं इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि डीजल गाड़ी में ये चीज़ होती है। अपना फ़िल्टर तो चेंज हो ही रहा है हर सर्विस पर, तो गाड़ी में जो बूस्ट आना चाहिए, तो बूस्ट प्रेशर सेंसर की क्लीनिंग है, ये सारी चीज़ों को इंजन का ट्यूनअप एक उनको अच्छा करके देना चाहिए। तो इसमें कस्टमर की गलती या गाड़ी मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है। गाड़ी अपने आप में बहुत पेपी है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है रोड पर चलते में। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को ओवरटेक लेना है तो बिल्कुल आपको दबी हुई फील हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो पिकअप ये नहीं ले रही है, ये क्योंकि गाड़ी पूरी क्लॉक, अभी भी मुझे लगता है कि इसका मैंने अभी तक EGR खोला नहीं है, तो EGR जब इसका खुलेगा तो वहाँ से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि टर्बो का रेंज इसका सही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है गाड़ी खड़ी है, चल रही है और ऐसे चलती भी जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो रिक्वायर है, जिस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल खुले मन से चले ना, मजा आए चलाने में, वो वाली बात। क्रूज कंट्रोल है इसमें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये सारा चीज है, और ये 4 लाख में लिया है इन्होंने, जो कि 3.5 साल, और 3.5 साल के बाद कम से कम साला 2 लाख में तो निकल जाएगी ये गाड़ी, कहीं अगर आप बाहर दूसरे स्टेट में दोगे तो। सर मैं कहता हूँ लोहे के भाव तो जाएगी तब भी मेरा तो पैसा चुका के जाएगी। जो मैं आपको वैल्यू उसकी बता रहा हूँ, उसमें इसकी जो इंश्योरेंस वैल्यू है, जो इंश्योरेंस में जो मेरा अमाउंट गया, क्योंकि वो भी मैंने उन्हीं से करवा के लिया था गाड़ी पूरी कंप्लीट, तो वो भी मेरा इसमें इंक्लूड होके मेरे को मिला। अगर आप 4 लाख में देखें तो ऑल्टो आती है बेस वेरिएंट। तो यही था दोस्तों, यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी, कैसे क्या करना होता है यूज्ड कार के लिए, और दिमाग खुला रखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं, वही वाली बातें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू यार आने के लिए, बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।